को अनंत जी के लिए एक शेर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अनंत जी ऐसे दीदावर थे और उनके बारे में आरंभिक वक्तव्य के लिए जितेंद्र जी। धन्यवाद। लगभग 1 घंटे का समय है हम लोगों के पास। हम लोगों ने आपस में बातचीत कर ली है, उसके पहले समाप्त करेंगे हम लोग। सभागार में उपस्थित आदरणीय संतोष चौबे जी, जिनके कारण, जिनके उद्यम से हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं, विनीता जी, और हमारे साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय मंडलोई जी, आदरणीय संयुक्ता जी, प्रिय अच्युतानंद और वेद प्रकाश। विषय प्रवर्तन सुविधा भी है और दुविधा भी है। सुविधा ये है कि कुछ कह के निकल लीजिए, दुविधा ये है कि आपको कुछ ठोस कहना पड़ता है। जैसा अभी मंडलोई जी अभिमन्यु अनंत के बारे में बात कर रहे थे, कितनी अच्छी बात है। हम अभिमन्यु अनंत के पूर्वजों की धरती से चलकर अभिमन्यु अनंत की धरती पर आए हैं, तो सबसे पहले तो उनकी इस धरती को प्रणाम करता हूं मैं, उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं मैं। और जैसा अभी आप सब सुन रहे थे और आप सब परिचित हैं, कोई हम में से सब लोग साहित्य से जुड़े लोग हैं, शायद ही कोई होगा जो अभिमन्यु अनंत से परिचित न हो। और उनके विपुल लेखन के बारे में भी बता रहे थे मंडलोई जी। 32 उपन्यास, 200 से अधिक कहानियां, 6 नाटक, 4 कविता संग्रह, 7 संपादित किताबें हैं, 2 जीवनियां लिखी हैं उन्होंने यहाँ के 2 बड़े महत्वपूर्ण लोगों की, प्रोफेसर वासुदेव विष्णु दयाल जी की और राम नारायण जी की, जो यहाँ के मजदूर नेता थे। 6 उनके एकांकी के संग्रह हैं, यात्रा वृत्तांतों की 3 किताबें हैं, 5 संस्मरण के किताबें हैं और आत्मकथा भी उनकी प्रकाशित है। इस तरह का अंग्रेजी में भी सहलेखन किया है उन्होंने। इस तरह का व्यक्तित्व अगर आप हिंदी साहित्य में देखेंगे तो 2 लोग याद आएंगे आपको, एक जयशंकर प्रसाद याद आएंगे, दूसरे वात्स्यायन जी याद आएंगे। इतनी विराट प्रतिभा, इतना विस्तार जो है वो प्रसाद जी में था और वात्स्यायन जी में था। ये अलग बात है कि अपने लेखन के कारण जिन लोगों से जुड़ते हैं अभिमन्यु अनंत, वे प्रेमचंद, अमरकांत और रेणु हैं। जो वैचारिक धरती है उनकी लिखने की, वो प्रेमचंद, अमरकांत और रेणु के साथ जुड़ती है, वो वात्स्यायन जी के साथ और प्रसाद के साथ। लेकिन मैं तुलना के अर्थ में कह रहा था कि जो विराट उपस्थिति है ये बहुत बड़ी है। बहुत कम लोगों को ये संभव होता है कि वो इतना विपुल लेखन कर पाएं और कह सकते हैं कि उतने ही स्तरीयता का लेखन कर पाएं, सिर्फ लिखने के लिए न लिखें। तो ये एक बड़ी बात है इस रूप में भी। और जैसा कि कहा गया कि वो यहाँ प्रेमचंद कहे जाते हैं, मुझे बराबर लगता है कि इस तरह की तुलनाओं से बचना चाहिए हमें। कोई कहीं का शेक्सपियर नहीं होता, कोई कहीं का प्रेमचंद नहीं होता। सबकी अपनी आइडेंटिटी होती है, सबकी अपनी पहचान होती है। और अभिमन्यु अनंत मॉरिशस में रहकर लिखने वाले हिंदी के एक ऐसे बड़े लेखक हैं जिनके बिना हिंदी लेखन पर कोई बात पूरी नहीं हो सकती है। सिर्फ प्रवासी लेखन के दर्जे में नहीं, सिर्फ अलगा कर नहीं कि जब प्रवासी लेखन याद किया जाएगा तो अभिमन्यु अनंत याद आएंगे। वे संपूर्ण जो हिंदी का एक जो कैटेगराइजेशन करेंगे आप, जो उसमें प्लेसिंग तय करेंगे अगर हिंदी कथा साहित्य की, तो उसमें अभिमन्यु अनंत के बिना वो पूरा नहीं होता है। एक महत्वपूर्ण चीज है ये। तो इस रूप में देखना चाहिए। एक समय के बाद जो कैटेगराइज मामला होता है, श्रेणीबद्ध ढंग से अलगाया हुआ लेखन है, उसको देखना चाहिए कि हमारा जो मेन स्ट्रीम है उसमें वहाँ कहाँ प्लेसिंग होती है। तो अभिमन्यु अनंत के लिए यह देखना जरूर है। जो सबसे बड़ी चीज है जो प्रेमचंद के साथ जिस तुलना का आधार बनता है, वो 2 चीजों का बनता है। जिस तरह प्रेमचंद अपने समय में भारत में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से लगातार संघर्ष करती हुई जनता की आवाज बन रहे थे, वैसे ही अभिमन्यु अनंत मॉरिशस में साम्राज्यवाद और सामंतवाद के खिलाफ संघर्ष करती हुई जनता की आवाज है।
दोनों यहां पर लगातार है। यहां पर भी सामंतवाद उसी तरह है। यह याद रखना चाहिए, उनके लेखन को पढ़ते हुए पता चला कि यहां भी जाति व्यवस्था का मामला उतना निरापद नहीं है। भारत जैसा कुछ कुछ है यहां पर भी, वो थोड़ा थोड़ा अलग दिख सकता है, तो वो चीज भी है। और सामंतवाद तो था ही था यहां पर। तो एक जो बड़ी चीज है जहां ये चीज दिखती है, और कोई भी लेखक जो एक समय में सामंतवाद, साम्राज्यवाद और तरह तरह के शोषण के तंत्रों से संघर्ष करता है, उसके वहां दो तीन चीजें मिलती हैं जो प्रेमचंद के वहां भी मिलती हैं। पिछले दिनों भी मैं एक जगह ये निवेदित कर रहा था कि अभिमन्यु अनंत के लेखन में भी ये बराबर देखना चाहिए। होता क्या है कि जब हम किसी लेखक को पढ़ना शुरू करते हैं तो हम एक खास ढंग से उसको एक तरह से रूढ़ बना देते हैं कि इसी ढंग का लेखन है। लेकिन अभिमन्यु अनंत के अपने लेखन में परिवार, समाज और उनका राष्ट्र तीनों महत्वपूर्ण हैं, तीनों नाभिनालबद्ध हैं यहां पर। और ऐसा होता ही है शोषण के विरुद्ध लगातार लिखने वाले के साथ। और उनकी जो पूरी क्रांति धर्मिता है वह उसका आधार जो है वो बहुत मजबूत है। वो वायवीय किस्म की नहीं है कि बस कहीं से उठा लिया कहीं ले गए। अभी उनका हम लोग इंटरव्यू भी सुन रहे थे, कुछ और इंटरव्यूज भी हमने उनके पढ़े हैं। कई बार लेखक को बचना चाहिए अपने लेखकों के वास्तविक परिचय को बताते हुए। नहीं बताना चाहिए कि कहां से प्रेरणा ली और कैसे बना, ऐसे दायरा छोटा होने लगता है। जो विराट फलक पाठक के मन में आता है, यह जानने के बाद कि कौन नायक है इसका, वास्तव में जान लेने के बाद फलक छोटा होने लगता है। खैर, लेकिन सबकी अपनी छूट है। बताने के बाद अब उनके उपन्यास में लोग उनके मामा को ढूंढने लगेंगे और उनके परिवार के लोगों को ढूंढने लगेंगे, तो वो थोड़ी सी चीज है। एक और इंटरव्यू में उन्होंने, बहुत लंबे इंटरव्यू में एक चीज किया। आजाद मॉरिशस का में जो आक्रोश व्यक्त हुआ तरह तरह की विषमताओं के कारण, वह अभिमन्यु अनंत की कहानियों में भी है, उनकी कविताओं में भी है और उपन्यासों में तो है ही है। उनकी जो पहली ही कविता है, मैं देख रहा था, पसीना किसी का फसल किसी का। आप देखें कि यह शुरू कहां से होता है, यह विजन कहां से आता है, पसीना किसी का फसल किसी और की। यह भी देखें कि पसीना उनके वहां एक केंद्रीय कह सकते हैं कि विचार भूमि की तरह है। तो मैं निवेदित कर रहा था कि पसीना जो है उनके वहां एक केंद्रीय विचार की तरह उपस्थित है। और जहां भी श्रम की संस्कृति होगी, जहां भी शोषण के विरुद्ध संघर्ष का मामला आएगा, वहां पसीना आएगा। उनकी जो सबसे प्रसिद्ध किताब है लाल पसीना, और वो त्रयी है, 3 उपन्यासों की गांधी जी बोले थे और फिर 3 उपन्यासों की त्रयी है, अंतराल के साथ लिखे गए उपन्यास हैं वो। तो अभी मैं उस पर आऊंगा, बात करूंगा। उनकी एक किताब का नाम है एक बीघा प्यार। आप देखें कि कैसे किसान चेतना काम करती है पूरा का पूरा। उनके पूरे लेखन में आपको किसान चेतना दिखाई देगी। और शायद यही कारण होगा कि लोग प्रेमचंद के साथ या रेणु के साथ उनको जोड़ लेते हैं, देख लेते हैं, ये चीज रह जाती है। अभिमन्यु अनंत उसी प्रकार आजाद मॉरिशस को दिखाते हैं जिस प्रकार फणीश्वरनाथ रेणु दिखाते हैं और अमरकांत दिखाते हैं। उसकी विसंगतियों को दिखाते हैं वो, कि कितनी आजादी तो मिल गई है लेकिन कितनी चीजें पानी बाकी रह गई हैं, कितनी चीजें अभी और हैं जो मिली नहीं है। आजादी तो मिल गई, वो ठीक है कि अपनी सरकार बन गई, लेकिन जो सपने आजादी के साथ जुड़े होते हैं वो अनुपस्थित हैं। और उस अनुपस्थिति को बार बार वो अपनी कहानियों में, कविताओं में, उपन्यासों में दर्ज करते हैं। और इसी कारण वो यहाँ के कालजयी लेखक बन पाए हैं। इसी कारण बन पाए हैं कि जो समय है वो सिर्फ चीजें बदल गई और उनकी प्रशंसा की ओर नहीं जाते। जो अच्छी चीजें हैं उनके बारे में भी कहते हैं वो, लेकिन जो सपने हैं और जो सपने एक तरह से कह सकते हैं कि टूट रहे हैं, खंडित हो रहे हैं, वो उनकी बात कर रहे हैं। एक आलोचनात्मक विवेक उनके पूरे लेखन में आपको लगातार दिखाई देगा। वो उस तरह से बहुत प्रभावित होकर लिखने वाले, मतलब भावावेग में आकर नहीं लिखते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है, वो देखने की चीज है। मजदूरों की एकता उनके
कहानियों में भी एक केंद्रीय विषय है, उनके उपन्यासों में भी एक केंद्रीय विषय है। किसानों और मजदूरों की एकता, उनको इकट्ठा करने का मामला, उनके भीतर लगातार यह भावबोध पैदा करने की कोशिश कि तुम्हारी जो वास्तविक आजादी है वो अभी तुमको नहीं मिली है, ये उनके लेखन में लगातार आपको दिखाई देगा। यह जो लाल पसीना है जिसका जिक्र आया, बात आया, ये 1850 से 1920 का एक अंतराल लेते हैं वो, और कैसे मॉरिशस में लोग खड़े हुए आज़ादी के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, और शोषण का पूरा तंत्र, मतलब पढ़ते हुए आप दहल जाते हैं। और सचमुच फिर भारत की कुछ वो किताबें आपको याद आएंगी जहां पर अंग्रेजों का शोषण और देसी सामंतों का भी शोषण लगातार चल रहा था और उसे दर्ज किया जा रहा था। यहां पर जो फ्रांसीसी जमींदार हैं उनका भी, जो अंग्रेज हैं उनका भी, उनका जो दमन है पूरा का पूरा, सचमुच जिसको कहते हैं रोंगटे खड़े होना, उसको पढ़ते हुए महसूस होता है कि कैसी स्थितियां रही होंगी, और उसको बहुत विश्वसनीयता के साथ दर्ज किया है अपने इस उपन्यास में। खुद कहा भी है उन्होंने इस उपन्यास के बारे में, उन्हीं का कथन है, मैं पढ़ रहा हूं। लाल पसीना उन छोटे लोगों का इतिहास है जिन्होंने बड़ा काम किया। इन्हीं लोगों ने सबसे पहले मानवीय अधिकारों और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। यह अभियान खेतों और बैठकाओं से ही शुरू हुआ था। हिंदी और भारतीय संस्कृति ने इस देश को सबसे अधिक राष्ट्रीय भावना दी। प्रमाणतः जब आज़ादी का संघर्ष शुरू हुआ उस समय गैर भारतीयों ने उसका जबरदस्त विरोध किया। लाल पसीना के सभी तो नहीं, पर किशन सिंह, मदन सिंह, मीरा, विवेक, ये कुछ मेरे अपने पुरखों में से हैं जो कभी हाड़ मांस के थे। उनसे संबद्ध घटनाएं बड़ी ईमानदारी के साथ प्रस्तुत की गई हैं। किशन सिंह अगर मेरे दादा हैं तो मदन मेरे मामा। तो ये उनका अपना है। इस उपन्यास की अगली कड़ी के रूप में 1984 में जो उनका उपन्यास छपा था, गांधी जी बोले थे, और मैं जब इसको पढ़ रहा था और इस त्रयी के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम को समझने के लिए जिस प्रकार प्रेमचंद के 3 उपन्यासों को पढ़ना जरूरी है, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि और गोदान, उसी तरह से अभिमन्यु अनंत के जो 3 उपन्यास हैं, जो त्रयी है इनकी, इन 3 उपन्यासों को अगर पढ़ें तो मॉरिशस का जो स्वाधीनता संघर्ष है उसका पता ठिकाना मिल जाता है कि वास्तव में वहाँ है क्या, किस तरह का है। तो ये एक चीज मुझे कहनी थी कि इसको देखना है। और जिस ढंग से उन्होंने यहाँ के स्वाधीनता संग्राम को रखा है, वह कह सकते हैं कि जो तमाम समाज वैज्ञानिक हैं या राजनीति विज्ञानी हैं उनके लिए भी वो काम की चीज है। जाति व्यवस्था को तोड़ें, जो मैं कह रहा था कि जाति व्यवस्था को लेकर हम लोग सोचते हैं कि मॉरिशस में जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए भी एक इनका उपन्यास जो है चौथा प्राणी, उसमें उन्होंने पूरी जो जाति व्यवस्था है उसकी संरचना को लेकर, उसके तोड़ने के उद्यमों को लेकर उसको केंद्र में रखा है। और आर्थिक विषमता, जातिगत भेदभाव, शोषण के जो बेसिक एक तरह से कह सकते हैं कि टूल्स होते हैं, उन पर उनका फोकस लगातार है। एक उनका उपन्यास है जो यहाँ वेश्या जीवन पर है, शेफाली, जिसमें वो चरित्र है। ठीक है कि प्रेमचंद के वहाँ भी सेवा सदन इस तरह का उपन्यास है। दरअसल इस उपन्यास में जो पीड़ा व्यक्त हुई है अभिमन्यु अनंत की, वो ये है कि किस तरह यथार्थ निरंतर स्याह होता चला जा रहा है और उसमें कालिमा आती जा रही है, उसको रेखांकित करते हैं। और लेखक का काम यही होता है कि उजाले के पीछे जो अंधेरा है, जो उजाले के कारण दिख नहीं पा रहा है, उस अंधेरे को वो सामने कर दे। और अभिमन्यु अनंत मॉरिशस में जो उजाला आजादी के बाद आया है, उसके पीछे जो अभी अंधेरा रह गया है, उसको बार बार दिखाते हैं, बार बार रेखांकित करते हैं। तो यह है। एक जगह वो कहते भी हैं और उनके साहित्य में भी ये प्रसंग आता है कि मॉरिशस का कोई काला लड़का, यानी भारतीय कह सकते हैं, अफ्रीकन कह सकते हैं, जो भी यहाँ पर नस्ल के आधार पर विभाजित हैं, कहते हैं कि वो फ्रांस जाकर के तो किसी गोरी लड़की से विवाह कर सकता है, लेकिन मॉरिशस के भीतर वो किसी गोरी लड़की से विवाह नहीं कर सकता। अगर करेगा तो 10 तरह के उसकी मुश्किलें आएंगी। यह
यह उसी ढंग की चीज है जो कहीं भी जहां जात या नस्ल की समस्याएं होती हैं, जिस भी राष्ट्र में होती हैं, वो वहां ये चीज आती ही आती है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है जिसको देखना और समझना है। राजनीति को लेकर के जैसा कि चारों तरफ है राजनीति, और जिस तरह जोड़ तोड़, जिस तरह का उद्यम होता है सरकार बनाने को लेकर और तमाम चीज़ों को, उसको भी अभिमन्यु अनंत ने अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में और अपनी कविताओं में भी दर्ज किया है, सामने रखा है। मार्क ट्वेन का स्वर्ग जो उनका उपन्यास है, उसमें वो इस बात को दिखाते हैं कि जिस स्वर्ग को आप बार बार दिखा रहे हैं, वह स्वर्ग चुनिंदा लोगों का स्वर्ग है। उस स्वर्ग के बाहर हाशिए पर असंख्य लोग हैं जो नारकीय जीवन जी रहे हैं। तो स्वर्ग और नरक का जो भेद हो सकता है, वही मैं जो कह रहा था कि दिखता हुआ उजाला है लेकिन पीछे अंधेरा बहुत है। उस अंधेरे को रेखांकित करना, दिखाना उनका मुख्य उद्देश्य था और उसको उन्होंने दिखाया। स्वयं अपने जीवन में भी उनके साथ था, जैसा उन्होंने बताया। और एक विषय भी है संतानहीनता की पीड़ा को भी बहुत सलीके से उन्होंने दर्ज किया और समाज के की पूरी सोच को उसके साथ जोड़ करके उन्होंने रख दिया है। कैसे समाज तमाम विकास के बावजूद भी बदल नहीं पाता है, कैसे चीज़ें वैसी की वैसी ही लोगों के दिमाग में रह जाती हैं, उसको रेखांकित करते हैं। वो कहते भी हैं कि एक जगह कहते हैं, और ये किसी भी भारतीय के लिए सम्मान की बात हो सकती है, हम सब जो भारत के लोग हैं उनके लिए सम्मान की बात हो सकती है। कहते हैं कि मॉरिशस की मिट्टी से बना हूं लेकिन मुझे रोशनी भारत ने दी है। एक बड़ी बात है, किसी भी राष्ट्र के लिए बड़ी बात हो सकती है कि वहाँ से कोई लेखक रोशनी ले रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है। उनकी एक कविता है, तुमने आदमी को खाली पेट दिया, ठीक किया, एक प्रश्न है रे नियति, खाली पेट वालों को तुमने घुटने क्यों दिए, फैलने वाला हाथ क्यों दिया। यह जो विडंबना है, सारी चीज़ें, वही जो विषमता, आर्थिक विषमता है, दो तरह की सत्ताएं साफ साफ दिखाई देती हैं, उसको वो अपने लेखन में लगातार रेखांकित करते हैं। भारत को, भारतीयता को, मॉरिशियन होने के गर्व को तो उन्होंने सिद्ध किया ही, लेकिन भारतीयता को भी लगातार सम्मानित किया अभिमन्यु अनंत ने। एक चीज और भी देखना चाहिए कि वो यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को तो दिखाते ही हैं, लेकिन मात्र वो उतने ही तक अपने को चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोकते हैं और बार बार वो यहाँ के वास्तविक संघर्ष की ओर लौटते हैं और उसको रेखांकित करते हैं, और उसी में उनकी मूल पहचान है। अगर जो उनके लेखन में यहाँ की जनता का वास्तविक संघर्ष है उसे निकाल देंगे तो बहुत कुछ बचेगा नहीं, इसलिए उसको देखना सबसे जरूरी है। संवाद धर्मिता उनके वहाँ प्राण तत्व की तरह है और शायद इसी कारण वो इतने लोकप्रिय भी हैं। वो कहते भी हैं कि कुहासे के बीच रोशनी की बात करते हैं, वो विध्वंस नहीं, नव सृजन के लिए, नव निर्माण के लिए लेखन की बात करते हैं वो, और कोई भी बड़ा लेखक यही कहता है कि उसको करना चाहिए। बहुत सारा जो उनके लेखन का है, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार वगैरह का कहते हैं। और जो उनका उस कड़ी का तीसरा उपन्यास है पसीना बहता रहा 1993 का, इसमें नायकत्व है, हरि सिंह इसका नायक है, और वह जो किशन सिंह है लाल पसीना का, उसने जो सपने देखे थे उन सपनों को चरितार्थ करने की कोशिश करता है। कैसे एक विरासत काम करती है, कैसे एक विरासत में निरंतरता काम करती है, इस त्रयी को पढ़ने पर यह भी पता चलता है कि कैसे लगातार एक जो कथा कह सकते हैं तत्व भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और सारी चीजें रह जाती हैं। गांधी जी से वो बहुत प्रभावित हैं और गांधी जी प्राणवायु की तरह उनके लेखन में उपस्थित हैं, लगातार उपस्थित हैं वो, इसको भी रेखांकित किया जाना चाहिए। उनका एक उपन्यास मैं देख रहा था, लहरों की बेटी, और जब मैं उसको पढ़ रहा था तो हूबहू तो नहीं, लेकिन मलयालम के तक्षी शिवशंकर पिल्लई का चेम्मीन मुझे याद आ रहा था। ये मछुआरा जो समुदाय है उसको लेकर, बस खत्म कर रहा हूँ, उसको लेकर के जो है केंद्र में रख करके इसको लिखा गया है। तो वह भी है जो
विषय था कि वैश्विक चेतना के रचनाकार, जब मैं इन कुछ लेखकों की बात कर रहा हूं, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे मलयालम के हों, या इससे इतर आप अंग्रेजी के कुछ लेखकों को भी देख सकते हैं, फ्रेंच के लेखकों को भी देख सकते हैं, जो सपने एक समय में विश्व चेतना का निर्माण करते हैं, मुक्ति का एक वैश्विक स्वरूप तैयार करते हैं। अभिमन्यु अनंत में वो उनके आरंभ से है, वो बाद में नहीं अर्जित किया, उनके आरंभ से है और अंत तक वो बना हुआ है। इसी अर्थ में वो मॉरिशस के लेखक होते हुए भी दरअसल एक वैश्विक उपस्थिति के लेखक हैं, और हम सबके लिए इसीलिए उनके लेखन का महत्व भी है। और वरना तो शायद होता क्या है कि अलग अलग देशों के लेखक लिखते हैं और उन्हीं देशों तक उनकी सीमा बनकर रह जाती है। अभिमन्यु अनंत के लिए भी और हम सबके लिए सम्मान की बात है कि अभिमन्यु अनंत निरंतर परिधियों को तोड़ने वाले लेखक हैं। जो परिधियां बन जाती हैं, उन परिधियों को वो तोड़ने वाले लेखक के रूप में आते हैं। और जैसा मैं शुरू में निवेदन कर रहा था कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध को यदि जानना है, जो पिछली सदी बीत गई उसके उत्तरार्ध को अगर जानना है, तो मॉरिशस के किसी समाजशास्त्री की अपेक्षा अभिमन्यु अनंत का कथा साहित्य अधिक विश्वसनीय सामग्री है यहाँ के समाज को जानने के लिए। और यह मामूली बात नहीं है मित्रों, बहुत बड़ी बात है। समाजशास्त्रियों के काम पुराने पड़ जाते हैं, सर्जकों के काम कभी पुराने नहीं पड़ते। समय बदलता है, अर्थ बदल जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं। तो हम लोग एक ऐसे लेखक पर आज चर्चा कर रहे हैं जिसने मॉरिशस में तो साम्राज्यवाद और सामंतवाद से संघर्ष किया ही, लेकिन उसका एक वैश्विक स्वरूप है। दुनिया भर में जहां साम्राज्यवाद, सामंतवाद, जातिवाद, नस्लवाद से संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनके लिए अभिमन्यु अनंत का साहित्य प्रेरणा की तरह है। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।